देखो बेटा, कोई हमारे पास सेल अभिक्रिया है और इस सेल अभिक्रिया में, सेल अभिक्रिया मान लीजिए हमने लिखा कॉपर, ये Cu है, Cu, और ये सॉलिड फॉर्म में, और इस पर हमने 2Ag की अभिक्रिया करवाई और ये पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या कर देंगे बेटा, ये एक्वस होगा, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगेगा, Cu पे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये एक्वस होगा, और प्लस इसमें क्या होंगे, Ag, 2 मॉलिक्यूल Ag, और ये सॉलिड के रूप में होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल Ag हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक सेल अभिक्रिया है। इस सेल अभिक्रिया में हमने सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा इसमें कैथोड है और कौन सा एनोड है। तो एक ही कंडीशन है, हम रिएक्शन को देख लेते हैं। हमारे पास पहले है कॉपर, देख लीजिए यहाँ कॉपर है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव हुआ, कॉपर से और कॉपर 2 पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कोई बता सकता है कि कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव कब बनेगा? कोई बच्चे बता दो, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव कब बनेगा? सिंपली जब वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आता है बेटा, जब जो है इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और हिंदी में बोलते हैं अपचयन। क्या बोलेंगे उसको, अपचयन। एक चीज हमें पता लगेगा, और अपचयन कहाँ होता है, कहाँ होता है बेटा, ये होता है कैथोड पर। इतनी बात हमें पता लग गई, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन देखो, इसी रिएक्शन में यहाँ Ag से हमें 2Ag प्राप्त हुआ, यानी कि हमारे पास Ag है, 2Ag है, और इन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, क्योंकि 2 Ag है ना, एक वैसे तो चार्ज एक है इस पे, लेकिन एक Ag के लिए एक इलेक्ट्रॉन, 2 Ag के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और तब जाकर के क्या बनाया होगा, Ag बनाया होगा, 2Ag। ठीक है ना, ये सॉलिड बनाया होगा। तो ये कौन सा होगा, देखो इसने क्या किया, इसने क्या किया बेटा यहाँ पे, लिए सर। हाँ इलेक्ट्रॉन लिए हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अरे मैं गलत, इधर थोड़ा गलत कह रहा हूँ, पर ये तो रिडक्शन थोड़ी होगा बेटा, ऊपर वाला गड़बड़ कर दिया। ठीक है ना, यहाँ से क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये क्या होगा, ये होगा बेटा रिडक्शन। आप लोग बता भी नहीं रहे हैं ना, ये होगा रिडक्शन जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ऑक्सीडेशन होगा सर। हाँ, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसमें गलतियां होने लगी, ठीक है ना, इसको ऑक्सीडेशन। तो ये होगा बेटा हमारे पास एनोड, ठीक है ना, एनोड। और ये क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो यहाँ क्या होगा, कैथोड होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक ही पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वहां क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तभी जाकर के उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आया होगा, है ना। यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या हो गया, दो रिडक्शन हो गया। अब ये दो चीजें हमें पता लग गई, तो हम आसानी से अब क्या कर सकते हैं, इसमें सेल अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। सेल अभिक्रिया क्या होगा, यदि हम कॉपर को लेते हैं तो कॉपर, यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये इस तरफ कौन सा है, ये हमारा बायां है, तो बाएं बाएं तरफ कौन सा लिखा हमने, ये ऑक्सीडेशन वाला है ना। तो यहाँ पर आएगा Cu सॉलिड, सिंगल लाइन Cu और 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वस, ठीक है ना, फिर डबल लाइन क्योंकि लवण सेतु के द्वारा जुड़ा होगा, और यहाँ पर Ag आएगा, Ag प्लस एक्वस चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, सिंगल रो से हमारे पास Ag होगा सॉलिड के रूप में। अब क्या करना बेटा हमने, अब हमने एक सेल ई सेल निकालना है। ई सेल में क्या होता है, जो ई सेल है ये क्या होता है, ई ये है दाया, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसा। तो यहाँ पर जो ई सेल आएगा हमारे पास, ई सेल होगा, ई सेल को हम क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड, कैथोड माइनस ई एनोड, बस यही करना हमने। अब कैथोड पर कौन सी चीजें लिखी हुई है, यहाँ पर देखो कैथोड पर कौन सा है, कैथोड पर हमारे पास Ag वाला है, ये जो पोर्शन है ये Ag वाला है। तो यहाँ सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ लिखेंगे E
लेकिन रिडक्शन विभव लिखोगे बेटा, रिडक्शन विभव क्या होता है, Ag प्लस से Ag के फॉर्म में लिखोगे, Ag प्लस से Ag के फॉर्म में, पहले Ag प्लस आएगा एक्वस फॉर्मेट से और फिर Ag आएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे। और एनोड पर क्या हुआ, देखो अब होता था क्या था, होना तो ये चाहता है ना सी, हम ऐसे लिखना चाहिए था इसको, Cu/Cu2 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर जो लिखा जाता है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाता है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैसे लिखा जाएगा, Cu2 पॉजिटिव और Cu, ये है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। मानक अपचयन विभव ही लिखा जाता है, if अपचयन विभव लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2Cu पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी अंतर है बस, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर, क्योंकि लिखना चाहिए था ऐसा, लेकिन क्योंकि इनमें अपचयन विभव ही लिखा जाता है, तो अपचयन विभव में क्या होता है, Cu पहले आएगा, है ना, इस टाइप से लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। अभी इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। अगला देखो, ये हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव देखा था, मानक इलेक्ट्रोड विभव देखा था, तो इलेक्ट्रोड विभव किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई रॉड नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की पन्नी लेते हैं, है ना, उसी को लगा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं उसमें, इसकी सांद्रता तो खैर अलग बात हो जाएगी बाद में, मानक वाली कंडीशन में, और उससे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ पर जो क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो कितना होता है, 0, इतने एक पॉइंट याद रखना है इस वाले, ये हमने कल कर लिया था, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो हमारे पास इलेक्ट्रोड किसका, मानक हाइड्रोजन का, जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैसे लिखेंगे, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें तो ये पता है कि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होगा उसमें हाइड्रोजन गैस है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2 गैस के फॉर्म में, ठीक है ना, इसको एक लाइन से H प्लस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ होगा कि हाइड्रोजन कोई रॉड के रूप में नहीं रहती, तो इसलिए इसके लिए सहारा लिया जाता प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम ब्लैक उसको सॉलिड, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इतना पूरा लिखते हैं बेटा, ठीक है ना, ये पूरा लिखा जाता है सेल अभिक्रिया में, है ना। और ये कहता है कि शून्य, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, देखो शून्य निर्दिष्ट किया जाता है सभी तापों पर, जो भी ताप होगा उस पर शून्य आता है इसका मान, है ना। जो मेन है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मानक हाइड्रोजन क्योंकि मैं कल पढ़ा चुका हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसको, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तो एक बार जो है क्या है इसमें दाब रखते हैं, एक बार क्या करेंगे इसमें दाब रखेंगे, और इस ट्यूब से क्या होगा, ये जो ट्यूब है हमारे पास, इस ट्यूब से हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना, इसमें निकाल देंगे, और एक बार क्या होगा इसमें प्रेशर होगा, जब ये दाब एक बार से यहाँ हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लेटिनम की परत बनी हुई है, इससे टच होते हुए जैसे ये किसके संपर्क में आता है, HCl, यहाँ HCl है, और ये भी क्या है, एक मोलर, क्या है बेटा इसमें एक मोलर है ना, एक मोलर इसमें सांद्रता है किसकी, HCl, जैसे ही इसके संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहाँ से निकलने लग जाती है ना। तो यहाँ पर क्या माना जाता है, एक यदि परिभाषा आएगी, ये SHE बहुत पूछा जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कभी कभी पूछ लेता है SHE क्या है, तो इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे उसको, उसकी परिभाषा में लिख सकते हैं हम कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विलयन में हाइड्रोजन गैस की जब क्या होगा, गैस एक बार एवं हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी 1 मोलर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। इसकी चित्र भी बनाने के लिए आता है, ये चित्र बनाने के लिए भी आता है, इस चित्र को बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैसे बनता है चित्र। अब है थोड़ी सी नई चीजें भी, खैर क्या होना है इसमें, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखो इलेक्ट्रोड विभव, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस हाइड्रोजन की बात हम कर रहे थे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड, ठीक है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे,
एनोड। देखो एक लाइन में देखो, यहाँ पर सिंपल यदि देखेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड, ठीक है ना, यानी कि संदर्भ अर्ध सेल, तथा किसी दूसरे सेल को कैथोड के स्थान पर लेकर बनाई गई है। एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या किया गया, एनोड बनाया गया, और जो दूसरा सेल है उसको कैथोड बनाया गया। एक कंडीशन तो ये है ना। तो उस कंडीशन में कहता है कि एक सेल जिसे हमने क्या किया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरी ओर क्या है, सेल लिखा जा सकता है, ठीक है। और का जो है 298 केल्विन पर ईएमएफ, यानी कि जो हमारे पास क्या होगा, 298 केल्विन पर हमें क्या निकालना होगा, ईएमएफ। यानी कि ईएमएफ क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वैद्युत वाहक बल, ठीक है ना। और देखो दूसरी अर्ध सेल में देखो, दूसरे अर्ध सेल के अपचयन विभव का मान देता है। यदि हमने क्या किया, एक एनोड लिया, एनोड पर हमने क्या लिया, मान लीजिए हमने लिया एनोड पर लिया हाइड्रोजन, क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। एनोड पर हमने क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और दूसरी कैथोड पर कोई अन्य, हमने कैथोड पर कोई सेल लिया, कैथोड पर क्या क्या लिया, दूसरा कोई अर्ध सेल लिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 298 केल्विन पर यदि हम क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, तो वो कहता है कि जो दूसरा सेल होगा, ठीक है ना, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया ई नोड सेल लिया, मान लीजिए, है ना। और एनोड कहां पर आता है बेटा, यहाँ पर देखो ना, हमने क्या किया था, ई नोट सेल कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं फॉर्मूले, कैथोड ई नोट माइनस एनोड, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ई कैथोड माइनस। अब एनोड पर कौन सा हो गया, एनोड पर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनोड पर क्या है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये कहना चाह रहा है इस थ्योरी में ये कहना चाह रहा है कि यदि मान लीजिए हमने एनोड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, तो इस जो सेल होगा, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा, चलो माने ईएमएफ ही लिखते हैं, ईएमएफ कितना होगा। तो इसका जो ईएमएफ होगा, यहाँ पर क्योंकि इसने एनोड पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसका मान तो 0 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर जो दूसरा सेल लगा हुआ है, इसका ईएमएफ हमेशा इसके बराबर होगा, ई नोट कैथोड के बराबर, ठीक है ना, जो कैथोड पर लगा हुआ सेल उसके बराबर होगा। देखो कैसे, ये कह रहा है, देखो दूसरी अर्ध सेल का अपचयन विभव का मान देता है, जो क्या होगा, जो दूसरी सेल जुड़ी हुई है, ये दूसरा जो सेल जुड़ा हुआ है, इसके अपचयन विभव के मान के बराबर इसका ईएमएफ होगा, क्योंकि इसका मान तो 0 हो गया, है ना। और कहता है यदि दाहिनी ओर, ये कहता है यदि दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल की अपचयित एवं ऑक्सीकृत स्पीशीज की सांद्रता इकाई में हो, इसी जो दाहिनी तरफ हमारे पास जो सेल है ये वाला, है ना, माना उसकी सांद्रता क्या हो, इकाई में हो, तो सेल विभव क्या होगा, तो सेल विभव क्या होगा, दाहिनी ओर अर्ध सेल के मानक विभव के बराबर होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा। मान लीजिए हमने कहा इसकी स्पीशीज भी क्या है, मान लीजिए हम कहते हैं इसकी जो सांद्रता है 1 मोल/लीटर, तो मानक वाली स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अब एक लाइन में हम इसको समझ सकते हैं कि यदि किसी भी सेल के साथ यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, तो उस सेल का मानक विभव क्या होगा, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, वो जो दूसरा सेल होगा उसके साथ जुड़ा हुआ, उसके बराबर होगा। यानी कि इसका तो 0 होना है, किसका 0 होना है, हाइड्रोजन का। तो ये कहना चाह रहा हूं कि इसके साथ किसी को भी जोड़ो तो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जैसे इसने क्या किया, यहाँ पर कह रहा है, मान लीजिए ये कहता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव को ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोड विभव को किससे दिखाते हैं, यदि हम इलेक्ट्रोड विभव को दिखाएंगे तो ई सेल दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे,
ई सेल दिखाएंगे। यदि हम सेल विभव को दिखाते हैं तो ई सेल दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है उसको क्या दिखाएंगे, सेल का ई सेल तो दिखाएंगे, लेकिन इसके ऊपर नोट लगा देंगे। ये मानक अवस्था है, और मानक अवस्था हमेशा कहां पर आती है, कोई बता सकता है मानक अवस्था कहां आती है? जहां पर क्या होता होगा बेटा, जहां पर जो सेल है, मान लीजिए हमारे पास सेल है, उस सेल की सांद्रता हमेशा क्या होगी, क्या होनी चाहिए बेटा सांद्रता, 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर। तब क्या होगा, ये मानक अवस्था आ रही। टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन, ठीक है। और भी इकाइयां क्या होंगी, जो इकाइयां क्या होंगी एक के फॉर्म में आएंगी, उसको हम बोलते हैं मानक, मानक अवस्था, है ना। तो देखो यहाँ पर सेल का मानक विभव क्या होगा, ये ई नोट से दिखाएंगे, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ई नोट, और जो सेल विभव आएगा, मान लीजिए हमने लिखा ई नोट सेल लिखा, इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट, ठीक है ना, कैथोड माइनस एनोड, है ना, कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ये इस प्रकार से है, कैथोड में से एनोड को हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मानक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। अब जैसे हमने अभी तक पढ़ा, हमने कहा कि जो किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, है ना, तो उसका विभव आएगा। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, ये हमारे पास मानक सेल विभव है, ये हमने इसी टाइप से, ये तो हमने पढ़ लिया पहले, है ना। देखो यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित सेल को मापित ईएमएफ कितना है, 34 वोल्ट है, जो हमने सेल लिया, है ना, जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल की अभिक्रिया से इलेक्ट्रोड विभव बी सेल कह सकते हैं। देखो यहाँ पर एक रिएक्शन उन्होंने दी कि मान लीजिए ईएमएफ इस सेल का, जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसका जो ईएमएफ है बेटा वो कितना है, 0.34 है। तो यहाँ देखो ये हमने लिया प्लेटिनम पीटी, और फिर एक सिंगल लाइन हाइड्रोजन, एक गैस के फॉर्म में है, और गैस के फॉर्म में है, लेकिन इसमें क्या है, एक बार प्रेशर लिखा हुआ है, एक बार। अब समझ गए, जैसे एक बार होगा तो इसका मतलब क्या है, मानक अवस्था पर एक बार। फिर क्या लिखा हुआ, H प्लस, और ये एक्वस फॉर्म में है ना। लेकिन इसकी मोलरता को फिर बीच में क्या कर रखा है, 1 मोल कर रखा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी मानक अवस्था पर। इनमें एक एक शब्द आ रखा है, एक जहां पर यूनिट होगा, है ना। इस प्रकार से फिर क्या किया, डबल लाइन खींची, फिर कॉपर को लिखा Cu और 2 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर क्या किया, एक्वस और 1 मोल लिखा, 1 एम लिखा हुआ, ये भी क्या है, मानक अवस्था में। फिर क्या किया, Cu। अब हम एक को देखते हैं, इस हाइड्रोजन वाले को छोड़ देते हैं, इसको ही देखते हैं, दूसरा वाला ऑटोमेटिक। एक का यदि ऑक्सीकरण हो रहा होगा, दूसरे का क्या होगा, अपचयन हो रहा होगा, तो एक ही सेल से हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा Cu हमने लिया Cu, और इस पे लिखा हुआ 2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या क्या होगा, ये Cu बना। तो ये क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो गया, रिडक्शन। जहां इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन लेते जाते, है ना। तो ये रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन कहाँ होता है, हमेशा कैथोड पर होता है। इसका मतलब एनोड पर क्या हो रहा, एनोड पर हमारे पास, एनोड पर होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हमने सीधे ऑटोमेटिक ले लिया, है ना, बिना देखे हुए। अब यहाँ पर यदि हम देखो बेटा, इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या लिखेंगे, ई सेल, ई नोड सेल। नोड क्यों लिया, क्योंकि ये सारे के सारे किस पर है, ये मानक अवस्था पर, एक बार है, एक मोलर है, ये यहां से पहचानोगे आप लोग, है ना, जहां पर एक शब्द लिखा हो, एक मोलर लिखा हो, एक मोल, ठीक है ना, एक मोलर लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है ना, सब सब यानी कि मानक अवस्था पर है। अब हम ये क्या करना बेटा, इसमें यहाँ पर ई नोट सेल बराबर क्या आएगा, ई नोट कैथोड माइनस एनोड। ई कैथोड में से हम क्या कर देंगे, इसमें एनोड ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको
ये हम एनोड ले लेंगे, ये एनोड, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड पर कौन है, कौन है बेटे कैथोड पर, यहां देखोगे तो कैथोड पर कौन है, कैथोड पर है कॉपर, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नोड, और कैथोड पर कौन है कॉपर, तो कॉपर का क्या होगा Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक सी, ये मानक अपचयन विभव होगा। और जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है ना। मानक अवस्था पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मान लीजिए हमने लिखा H2 प्लस, है ना, H2 प्लस चार, नहीं सॉरी H2 H प्लस, और क्या कर देंगे H2 गैस के फॉर्म में लिख, क्योंकि ये मानक अवस्था पे आया है। तो यहाँ पीटी भी लिखना बेटा, पीटी पहले लिखना पड़ेगा ना, पीटी, इस प्रकार से। अब ये हमें मालूम है इस पूरे सेल का जो सेल विभव है ये वाला, ये उन्होंने दे रखा है, देखो ईएमएफ कितना दे रखा है 0.34 वोल्ट दे रखा है, ये दे रखा है ये वाला। तो और यहाँ पर क्या होगा, ये जो ई नोड सेल है Cu2 पॉजिटिव और Cu है ना, और माइनस क्या कर देंगे 0, क्योंकि इसका मान 0 होगा। तो देखो इस सेल का जो ईएमएफ है, यानी कि जो सेल इसका अपचयन विभव है इस सेल का, तो इस सेल का कॉपर का अपचयन के विभव के बराबर होगा। अब हम इसको सीधे लिख सकते हैं, देखो कि ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu का मान कितना है, ये हमारे पास आ गया 0.34 वोल्ट आ गया। तो जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था उसका मान उतना होगा जितना सेल का विभव होगा, क्योंकि इसका मान 0 है। अब हमने निकाल दिया कि कॉपर का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 34 है, क्योंकि अब हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ते चले जाएंगे। ये तो जोड़ा हमने ये वाला, ठीक है ना। दूसरा वाला देखते हैं बेटे इसमें, है ना, एक और ले लेते हैं, दूसरा सेल है, जैसे जिंक को जोड़ के देखते हैं किसके साथ, इसी के साथ, है ना। चलो पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये कहता है दो स्थितियां देता है, कि प्रथम स्थिति में क्या है, जो पहली स्थिति है में जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान इंगित करता है, इस समय क्या है धनात्मक मान आया है जो हमने लिखा, है ना, इंगित करता है कि कॉपर कॉपर क्या होगा 2 प्लस आयन हाइड्रोजन आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो कॉपर 2 प्लस आयन है, ध्यान से समझना बेटा इसको, कि जो कॉपर 2 प्लस आयन वाला है ये क्या कर रहा है कि क्या इंगित कर रहा है, प्रथम स्थिति कि कॉपर 2 प्लस आयन हाइड्रोजन आयनों की तुलना में, जो हाइड्रोजन आयन है ना, इन हाइड्रोजन आयन की तुलना में क्या होगा आसानी से अपचयित हो जाता है। ये आसानी से अपचयित हो रहा है, ये इसका मतलब ये हुआ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर 2 प्लस आयन हाइड्रोजन आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जा रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है, ठीक है ना। इसके विपरीत क्या हो सकता है, विपरीत ये कह रहा है कि इसका इसके विपरीत, ये जो इसके विपरीत प्रक्रम संभव नहीं है, इसका विपरीत जो क्रम होगा वो संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। विपरीत यदि हम क्या करेंगे इसको अपोजिट करें कि हाइड्रोजन जल्दी अपचयित हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पर तो कॉपर क्या हो रहा है आसानी से अपचयित हो रहा है इसकी तुलना में, ठीक है। और ये कहता है कि मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन है कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, यानी कि जो हमारे पास मानक स्थिति में क्या है हाइड्रोजन क्या नहीं करेगा, हाइड्रोजन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, ये क्या नहीं करेगा कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं करेगा। इसकी एक कंडीशन और भी होता है, उसको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस है कॉपर आयनों को अपचयित कर सकती है। जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, यहाँ एक लाइन याद रखना आपको कि जो हमारे पास क्या है हाइड्रोजन गैस है वो कॉपर आयनों को क्या कर सकती है अपचयित कर सकती है। इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए कॉपर सॉलिड्स HCl में नहीं घुलता है,
जो कॉपर सॉलिड है उसको HCl में घोलोगे तो नहीं घुलेगा, है ना। और नाइट्रिक अम्ल देखो, देखो दूसरा कह रहा है नाइट्रिक अम्ल में या नाइट्रेट आयनों में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन इससे जो समझ में आया होगा आपको कि जैसे जो कॉपर है, कॉपर को यदि हम क्या करेंगे HCl में डालेंगे तो ये नहीं घुलेगा, ठीक है। नहीं, क्या नहीं होगा, घुलेगा नहीं, ठीक है। और जबकि ये देखोगे तो किस में घुल जाता है, नाइट्रिक अम्ल हो गया, है ना, नाइट्रेट आयनों में, इनमें ऑक्सीकृत हो जाता है, और ना हाइड्रोजन आयन से, ठीक है ना, इन हाइड्रोजन आयनों से नहीं घुलता है। तो ये कुछ चीजें हैं, उसको अभी जब हम सीरीज बता रहे होंगे बेटा आपको, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा कौन किस में घुल सकता है। देखो अब दूसरे यहाँ पर है, देखते हैं कि इसी प्रकार से ये देखो यहाँ आया माइनस वाली वैल्यू, ठीक है ना। इस माइनस वैल्यू से हम क्या समझेंगे अभी, देखो जैसे हमने क्या लिया, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, ये कह रहा है कि इसका जो ईएमएफ है वो इतना है, कितना है, 0 पॉइंट माइनस में है 0.76, माना एक सेल है, और वो सेल कौन सा है, देखो यहाँ पर हमने प्लेटिनम पीटी लिया इस सॉलिड फॉर्म में बेटा, हाइड्रोजन लिया ये गैस फॉर्म में है, और एन एक बार लिखा हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये समझने की चीजें है ना। इससे मानक अपचयन विभव निकालेंगे हमारा, अगर अभी जब सीरीज बता रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मेहनत करके दिमाग लगाएगा। यहाँ पर H प्लस चार्ज लिया और ये एक्वस है और 1 मोलर है। देखो ये चीजें सारे हमने देखा ये मानक अवस्था पर, और इसको हम पहचानते हैं, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये इसे इसका प्लेटिनम का सहारा लेना पड़ता है। फिर हम दो लाइन यहाँ खींचेंगे और फिर क्या आएगा, Zn 2 पॉजिटिव, और ये आएगा एक्वस, और 1 मोल लिखा हुआ है बेटा, देखो 1 मोल भी लिखा हुआ है, और एक सिंगल लाइन से Zn। तो हम जिंक को लेते हैं क्योंकि हमें दूसरा पता लग जाएगा कि क्या है, इस पे क्या हो रहा है। देखो Zn से हमें Zn 2 पॉजिटिव आना, इसमें क्या हुआ, ये जिंक था और जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर है एक्वस फॉर्म में और एक M लिखा हुआ है। और इसकी जो वैल्यू है, देखो बेटा इसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और तब जाकर के फिर क्या बनाया होगा, जिंक बनाया होगा, यही तो बना होगा। इस दशा में देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉरी जिंक को और किसको, कॉपर को जोड़ते हैं तो जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा तब जिंक सॉलिड बन रहे हैं। ये भी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है ना। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। हमने फॉर्मूला क्या देखा था, यहाँ पर यदि फॉर्मूला ई सेल निकालने के लिए, ई सेल ई नोट सेल इज इक्वल टू मानक अवस्था पर सेल विभव क्या आएगा, क्या था बेटा, ई नोट कैथोड माइनस एनोड। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दो कंडीशन है कि जो एनोड है, ये जो जब हमने कैथोड निकाल दिया तो इस पर स्वाभाविक क्या होना है, ये कंडीशन ही है, इस पर स्वाभाविक यदि इस पर रिडक्शन हो रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, एक पे रिडक्शन होता है तो एक पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ स्वाभाविक है ऑक्सीडेशन होगा। तो हम इस वैल्यू क्योंकि ई सेल कितना दे रखा है, ये दे रखा है -0.76। अब हम किसका निकाल रहे हैं इस समय, हमने किसको जोड़ा, देखो हमने किसको जोड़ा बेटा, हमने जोड़ा एनोड पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। हाइड्रोजन का पता है हमें कि हाइड्रोजन के साथ किसको जोड़ा, जिंक को जोड़ा। तो यहाँ हमने क्या किया कि जो ई नोट है और यहाँ पर जो कैथोड लिखा हुआ है, कैथोड की जगह हम क्या लेंगे, क्या लेंगे बेटा कैथोड की जगह, बताओ आप लोग बताओ, कैथोड की जगह जिस पर रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन हुआ हमारे जिंक पर, यहाँ Zn 2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn, है ना।
और यहां पर क्या कर देंगे माइनस, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है Pt, और मैं H2 लिख रहा हूँ, सॉल्ट में लिख रहा हूँ इसको, है ना। अब हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 0 है, ठीक है ना। और E नोट यहाँ पर आएगा जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, है ना, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, और ये बराबर कितना आएगा -0। तो जो भी इससे हम ये समझ रहे हैं कि जिसको भी हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लिया, हमें मालूम नहीं मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आ रहा है ना। मान लीजिए हमने यहाँ पर कॉपर लिया, ठीक है ना, कॉपर लिया, और कॉपर के एक हमने लिया, ये क्या लिया बेटा, इसमें हाइड्रोजन लिया, ठीक है ना। अब हमने इसको जोड़ दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो हाइड्रोजन के साथ हमने क्या जोड़ा था, कॉपर, और हमने देखा कि यहाँ पर कितना आया, 0.34 वोल्ट आ गया। तो हमें तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये किसका होगा, कॉपर का, क्योंकि इसका तो 0 होता है। फिर हमने यहाँ पर जिंक को जोड़ के देखा, और उस समय क्या आया, यहाँ वोल्टेज -0.76 आया। तो हमें तुरंत पता लग जाना चाहिए कि जिंक का ही होगा, क्योंकि इसका तो 0 होना है। इससे ये मालूम हुआ, तो जिसके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो जो वहां विक्षेप दिखाई देगा वोल्ट मीटर पर, वो किसका होगा, उस सेल का होगा जो हमने, सॉरी, उस अर्ध सेल का होगा जिसको हमने हाइड्रोजन के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जिसको भी हाइड्रोजन के साथ जोड़ोगे और वहां गैल्वेनोमीटर पर जो दिखाई देगा, वो उसी का होगा, किसका, जो हमने जोड़ा हुआ हाइड्रोजन के साथ, उसी का क्या होगा, ईएमएफ होगा, है ना, सेल विभव होगा। देखो यहां पर क्या होगा, अब जो धनात्मक दिखा रहा था, धनात्मक में क्या क्या था, धनात्मक में कह रहा था कि जो कॉपर है वो HCl में नहीं घुलेगा, एक लाइन तो ये हो गई। और दूसरी चीजें यहां कह रहा था बेटा, देखो हाइड्रोजन आयन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, जो हाइड्रोजन आयन है वो कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा। ये धनावेश की कंडीशन है, जब धनावेश धन में आया, प्लस में आया। लेकिन हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो कोई, यहां पर देखो दूसरी स्थिति में क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान, ये ऋणात्मक मान है, वहां क्या था, धनात्मक मान। पहली स्थिति में क्या था, धनात्मक मान था, हमने निकाला था 0.34। इसमें क्या नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन कॉपर को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, ठीक है। जबकि यहां पर देखो ये दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन, देखो हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीकृत कर सकता है, क्योंकि ऋणात्मक मान में क्या होगा, ऋणात्मक मान में, क्योंकि यहाँ 0.76 आया, यहां पर क्या करेगा, हाइड्रोजन किसको, जिंक को ऑक्सीकृत कर देगा, है ना। यानी कि क्या ये कह सकता है कि जिंक हाइड्रोजन आयन को अपचयित कर सकता है। यहाँ दो चीजें, अपचयित और ऑक्सीकृत, दो शब्द आ रहे हैं, है ना, दो शब्द आ रहे हैं, उनको अभी बता देंगे आपको कि अपचयित अवस्था क्या किसे कहते हैं और अपचयन। देखो बेटा, हमने पहले एक रिएक्शन बताई थी आपको, है ना, चलो इसी रिएक्शन को करवा देते हैं। एक तो जैसे मान लीजिए, इसी को बता देते हैं, हमारे पास Zn है ना, और Zn के साथ HCl की रिएक्शन करवाई, और इसने क्या बना दिया, ZnCl2 प्लस H2। मान लीजिए ये अभिक्रिया होगी, है ना। इसमें दोनों चीजों को क्लियर करते हैं। पहले देखो बेटा, हमारे पास जिंक है, यहाँ पर जिंक है, और जिंक परिवर्तित हुआ Zn2 पॉजिटिव में। क्यों, यहाँ हमें पता लग रहा है, क्यों, कैसे पता लग रहा है, ये Zn2 पॉजिटिव बना होगा तब, क्योंकि इससे दो Cl जुड़े हुए हैं ना, देखो Zn के पास दो Cl जुड़े हुए हैं, दो Cl पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एक दो, इसका मतलब इस पे दो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिंक पे क्या हुआ, दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, तभी तो दो नेगेटिव जुड़े इससे। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि जिंक से Zn2 पॉजिटिव बना, और इसने क्या किया होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है।
हाइड्रोजन पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन पे क्या है, हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज था यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे एक HCl जुड़ा हुआ, तो दो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे और ये क्या बना देगा, H2 बना देगा। अब हमें ये इसका हुआ, कंफ्यूजन मत होना बेटा, है ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं इसलिए पहले नहीं बता रहा था इसको। यहाँ जिंक का क्या हुआ, जल्दी बता दो मुझे, जिंक का क्या हुआ, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका किसका हुआ ऑक्सीकरण, जिंक का, तभी तो ये Zn2 पॉजिटिव बना है। और इसका क्या हुआ H प्लस आयन का, इसका हुआ अपचयन रिडक्शन, इसका क्या हुआ अपचयन, अपचयन, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक, अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, दूसरे का अपचयन करेगा। अपचायक कौन होते हैं, जो दूसरे का अपचयन करेगा। तो जिंक ने किसका अपचयन किया, इसका, इसने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो इस ये क्या नहीं कर पाता, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता, तो ये अपचायक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो है अपचायक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है वो है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, तो ये ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकृत कौन होगा, ये बिल्कुल ऑक्सीकृत कौन होगा, ये होगा ऑक्सीकृत, है ना। और अपचयित कौन होगा, ये होगा। तो ये ध्यान रखना, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं पहले नहीं बता रहा था, एक बार रिपीट कर लेना, 2-3 बार देख लेना इसको कि कैसे कैसे हो रहा है ना। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो है अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है वो, सॉरी, जो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, उसके अपोजिट हो जाते हैं, कारक है ना। देखो ये ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो ये किसको देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है ऑक्सीकारक, ये दोनों माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखना आपको कि क्या होगा, जब माइनस में वैल्यू होगी तो उस समय देखो हाइड्रोजन आयन जो है जिंक को ऑक्सीकृत कर सकता है, ये ऑक्सीकृत कर देगा उसको। यानी कि देखो ऑक्सीकृत किसको किया, इस हाइड्रोजन आयन ने ऑक्सीकृत किसको किया, इसके इलेक्ट्रॉन जो दिए थे तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया, तो जिसने हाइड्रोजन ने क्या किया, उसको ऑक्सीकृत कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अभी थोड़ा और क्लियर होगा, 2-3 बार जब हम इसको याद करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब आ जाते हैं फिर डेनियल सेल पे। डेनियल सेल में देखेंगे, अभी तक तो हमने किसको जोड़ा था, किसको जोड़ा था बेटा इनके साथ, हाइड्रोजन को जोड़ा था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग जोड़ते हैं। जैसे हमने किसका मान निकाल दिया, जिंक की वैल्यू निकाल दी, कॉपर की वैल्यू हमने निकाल दी, किससे, हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके। हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ जोड़ा और फिर निकाल दी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इन दोनों सेल को लिख लेते हैं। अब इन दोनों को निकाल लेंगे, क्योंकि कैसे होगा, जैसे माना हमने सेल अभिक्रिया लिखी, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव और इज इक्वल टू का चार्ज लगाया, जिंक 2 पॉजिटिव और एक्वस लिया और फिर Cu, ये हमने सेल रिएक्शन। अब इसका हमें सेल विवो निकालना है। यदि हमने मानक अवस्था लेनी बेटा, ई नोट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 मोलर, है ना, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 1 मोलर। यदि हमें क्या करना है, एम कैपिटल एम, है ना, 1 मोलर, क्या निकालना हो, मानक सेल विभव निकालना हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मोल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसका सेल विभव निकालना है, माने ई नोड सेल निकालना है, तो तब क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ठीक है। तो यहाँ देखो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हुआ, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव हुआ, ये कब होगा बेटा,
जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड में। बिल्कुल गुड हो गया, है ना। दूसरा देखो, दूसरा हम देखेंगे Cu2 पॉजिटिव है। अब तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है। यदि मैं कहीं गलती करूंगा तो तुरंत बता भी देना, है ना, क्योंकि मैं तो गलती कर सकता हूँ, आप लोगों को नहीं करनी गलती। देखो यहाँ पर 1 मोल है ना, तो यहाँ पर ए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनाएगा, Cu सॉलिड बना देगा। ये क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन लिए ना इसने, रिडक्शन। बिल्कुल रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। अब जब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। अब मैं दाएं बाएं में नहीं घुमाऊंगा आपको, है ना, क्योंकि दाएं बाएं में कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम सीधे क्या करते हैं, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस ई नोट एनोड। हो सकता है मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ, आप लोग नहीं हो रहे होंगे, है ना। ऐसे कैथोड में से एनोड हो गए, घटाते हैं। तो हमें कैथोड की, कैथोड कौन है, अब इसको ई नोट सेल लिख सकते हैं। कैसे ई नोट सेल कैसे लिखेंगे, देखो ई नोट सेल लिखेंगे, ई नोट कैथोड की वैल्यू कौन सी है, कैथोड वाला ही है ना। तो कैथोड का अपचयन विभव कैसे लिखेंगे, Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, माइनस एनोड कौन है, एनोड ही है ना। तो एनोड को हम क्या लिखेंगे, ई नोट, और एनोड को भी अपचयन विभव लिखना बेटा। लिखना ऐसा है, वो तो इसमें क्या रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन लिखेंगे हम क्या, Zn2 पॉजिटिव पहले लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ रिडक्शन विभव निकाल लिया जाता है ना, Zn ऑब्लिक Z, Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। और इसमें देखो इनकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके 0.34 वोल्ट, है ना। और इसकी वैल्यू, ये माइनस का चिन्ह है, फिर इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी जिंक वाले के साथ, माइनस 0.76, इतना हो गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों मिलाकर प्लस हो जाएंगे, 0.34 प्लस 0.76, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.10 और वोल्ट। ये हमने निकाल दिया किसका, इस सेल का सेल विभव निकाल दिया, जो हमने पहले किसके साथ जोड़ा, हाइड्रोजन के साथ। उससे हमारा क्या निकला, जिंक का अलग निकाला हमने, जिंक के साथ जोड़ा तो हमने देखा वहां कितना आ रहा है, जिंक के साथ आ रहा था माइनस 0.76, कॉपर के साथ देखा तो 0.34 आया, है ना। फिर हमने इन दोनों को एक साथ जोड़ा, जिंक और कॉपर को, फिर हमने चेक किया कि इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इससे क्या पता लग गया हमें, इससे पता लग गया कि हम सेल का सेल विभव भी निकाल सकते हैं। अब जिंक और कॉपर वाले का आ गया 1.1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो कभी कभी क्या होती है, प्लेटिनम एवं स्वर्ण जैसी जो धातुएं होती हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती हैं, और वे अभिक्रियाएं भाग में नहीं लेती हैं, परंतु ऑक्सीकरण, ये वैसे अक्रिय होती है बेटा, ये कौन, जैसे प्लेटिनम हो गया, स्वर्ण हो गया, लेकिन ये क्या करती हैं, अपने आप तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के लिए क्या करती, चालन का काम करती है। यहाँ पर जो हमने प्लेटिनम की पन्नी लगाई थी ना उसपे, तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे, प्लेटिनम कहीं भाग नहीं ले रहा, लेकिन वो हाइड्रोजन को क्या करती है, मदद करती है ना, चालन, ये देखो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया को चालन में मदद करती है ना। इसलिए सतह प्रदान करती है। यहाँ पर इसकी सतह पर क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है, ठीक है। तो ये सतह प्रदान करने का काम करती है प्लेटिनम, ये कोई अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, ठीक है ना, ये समझा रहा है ना। उदाहरण के लिए हमने प्लेटिनम को लिए, तो ये प्लेटिनम आ जाए, ठीक है। तो ये है बेटा, आज हम थोड़ा सा इतना, क्योंकि ज्यादा एकदम बताएंगे तो दिक्कत आ जाएगी।